बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहाँ से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायज़ा लें तो चीज़ें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीज़ें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफ़र्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स की गई और उन्हें डील ऑफ़र की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयाँ की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं हैं जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में DGISPR भी एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। देखिए, हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से ख़राब हो जाए, तो लाजमी बात है उस पर आपका जो बिजनेसमैन है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, आपका जो ताजिर है या जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़र्क पड़ता है, आपकी इकॉनमी को फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रूर होगा। लेकिन जो ज़ाती मफादात हैं या जो इदारा जाती मफादात हैं या जो अजारादारी है जो पाकिस्तान में कई दहाइयों से कायम है, उस अजारादारी को नुकसान उतना बड़ा नहीं होता अगर अमेरिका के साथ थोड़े ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पर गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब हैं तो ये एक सहाफ़ी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो डंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीज़ें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज़ होता है 2022 में, और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर
2032। तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है। 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को ये यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया। उन्होंने निकल के ताने देना शुरू किए, इवन जानवरों से उन्होंने तशबीह दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर अब उनके ऊपर जवाब आएगा तो फिर वो औरत कार्ड खेलेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में औरत कार्ड निकाल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जो खवातीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती जरा सी होती थी तो आवाज उठाती थी। उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी औरतें, आप सबको उनकी शक्लें भी याद हैं। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को क्या अभी तक औरत का स्टेटस नहीं दिया गया, या इन औरतों के इंसानी हकूक नहीं माने जाते, या इन औरतों के हवाले से किसी किस्म का कोई ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नहीं जागता। यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर, और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है तब तब ये औरतें खामोश रहती हैं या सेलिब्रेट करती हैं। ये एक बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बैठी हुई खवातीन जो सहाफी हैं वो भी PMLN के साथ, अगर किसी खातून के साथ जरा सी ऊंच नीच हो जाए, मरियम नवाज के बारे में कोई एक सवाल उठा दे तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। हालांकि वो टिकटॉकर वजीर आला है, जाली सीट के ऊपर आकर बैठी हुई है। भाई जो सीट ही जाली है, जो हुकूमत ही जाली है, उसकी कारकर्दगी भी फिर जाली है। कारकर्दगी की तो आप तब डिस्कस करें ना, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करते हैं किसका इक्तदार होगा। अब ये अवामी फैसले के बरखिलाफ आकर इक्तदार पे काबिज हो गए और इनको लाकर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। अब इनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर आप जायजे लेंगे, अव्वल तो कारकर्दगी है कोई नहीं। वो जो कारकर्दगी है वो पोल में अभी खोल देता हूं, आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर दें कि निजाम इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात कर रहा था वो मुज़ाकरात पूरी तरह से खटाई में पड़ गए हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को दोबारा स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इन चीजों के लिए क्या पहले की तरह तैयार है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया से इमरान खान साहब के लिए या इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठा सकेंगे, वो उसी तरीके से अपनी मुहिम को जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो ये 2 टारगेट्स तो हैं। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी कमजोरी आपने देख ली। एक तो वो इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ उठाने के लिए ज़हनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है। और मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं और मेरे पास इसका सबूत है। आप निकाले ना, सबके ट्विटर अकाउंट निकाले, सबने कोई ना कोई ट्वीट किया हुआ, लेकिन इमरान खान का ट्वीट कोई भी रीट्वीट करने की जरूरत नहीं करता। बहुत सारे लोग कर देते हैं, सहाफी भी रिपोर्ट कर देते हैं इमरान खान ने ये कहा, मीडिया के ऊपर भी चल जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने की जरूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं करती। तो इसका मतलब यह है कि लीडरशिप तो फारिग है, उन्होंने तो इस लड़ाई को लड़ना नहीं है। ना वो मीडिया में लड़ सकेंगे, ना वो सोशल मीडिया पे लड़ सकेंगे। अब ये सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के गले पड़ने वाली है लड़ाई। और तीसरे इसके बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अवाम, जिन्होंने बड़ी तादाद में इमरान खान साहब को वोट डाला, जिनकी अक्सरियत आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और इसीलिए इमरान खान साहब की पार्टी को या उन्हें किसी किस्म की इजाजत नहीं है कि वो कोई पब्लिक एक्टिविटी आजादाना तौर पर कर सकें, क्योंकि उनको आइडिया है कि वहां पर ऐसे रिकॉर्ड लग जाएंगे कि उन मनाजिर से पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब औरत कार्ड का इस्तेमाल फौरी तौर पे शुरू कर दिया जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरत ना हो तो, अगर औरत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है
تو پھر وہ عورت ہے. اگر وہ تحریک انصاف کی ہے تو اس کو اغوا کرے, اس کو مارے, اس کو سڑکوں پہ گھسیٹے, اس کو بے گناہ اٹھا کے جیل میں ڈالے, اس کے بچے اٹھا لے, اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں, آپ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں, آپ اس کے بیڈ روم کے اندر داخل ہو جائیں, آپ اس کی نازیبا گالیاں دیں, جو مرضی کریں آپ. اگر اس عورت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو پاکستان میں اس عورت کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے اور اس میں اب کوئی دو رائے باقی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جو ہے وہ پریشر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, بلکہ وہ پریشر کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے چند اہم سوالات اٹھ گئے ہیں. یہ کیس چل رہا ہے آئینی بینچ میں, حالانکہ یہ آئینی بینچ متنازع ہے. یہ آئینی بینچ متنازع, اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, یہ آئینی بینچ کسی بھی طرف جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. یعنی دیکھنا یہ ہوگا کہ بیرونی دباؤ اگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر یہ آئینی بینچ فیصلہ دے دے گا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے ہم نہیں مانتے, وہ فیصلے فارغ ہیں, سارے بندوں کے فیصلے جو ہیں وہ سویلین کورٹس کے اندر ہوں گے. اگر تو بیرونی دباؤ بہت بڑھ گیا اور وہ کنٹرول نہ ہوا, لیکن اگر بیرونی دباؤ کو کنٹرول کر لیا گیا تو پھر فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے. اچھا, فوجی عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد فوری طور پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کے اوپر, اور شدید ترین دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سزائیں سنائی جائیں. کیونکہ دیکھیں نا, جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں سے سزائیں نہیں ہو رہی, بہت شاد و نادر ہو رہی ہیں. جو سزائیں ملٹری کورٹ سے دی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر خبریں گئی ہیں, لیکن سیم کیسز جب گئے ہیں سول کورٹس کے اندر, دوسری عدالتوں کے اندر, کرمنل یا فوجداری عدالتوں کے اندر جو معاملات گئے ہیں, دہشت گردی کی عدالتوں میں گئے ہیں, تو بہت سارے کیسز جو ہے اڑا کے پھینک دیے ہیں عدالتوں نے. وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس ثابت کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. زیادہ تر لوگوں کو بے گناہ پکڑا ہوا تھا اور کوئی ایسے ثبوت, کوئی ایسے ایویڈنسز, ایسی چیزیں اکٹھی نہیں کی پولیس نے جس کی بنیاد کے اوپر وہ شہریوں کو یا احتجاج کرنے والوں کو سزا دلوا سکے. اب عدالتیں تو اس کو جذبات کے اندر نہیں دیکھتی چیزیں, وہ تو کہتی ہیں شواہد لے کے آئیں, گواہ لے کر آئیں, چیزیں لے کر آئیں, فوٹیج لے کر آئیں, ثبوت مہیا کریں. اب پولیس کے پاس ہے کچھ نہیں, پولیس نے صرف بندے اٹھائے اور پیسے کمائے اس سارے کھیل کے اندر. لہذا 9 مئی کے معاملے کے اندر اب ٹرائل کورٹس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے بعد کہ ہر حال میں سزائیں سنائی جائیں, اور وہاں پہ بھی آپ آنے والے دنوں میں چیزیں تیز ہوتی ہوئی دیکھیں گے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے چند سوالات, ان میں سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہے, قاسم خان سوری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے, میں یہی نقطہ یہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بارے میں مریم نواز خان صاحبہ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ فوجی عدالتوں نے 28 شہریوں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت 9 مئی میں سزائیں سنائیں, جس کے مطابق کسی ممنوعہ علاقے پر حملہ کرنا قابل سزا جرم ہے. دلچسپ اور مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ جناح ہاؤس کو 9 مئی کے 3 ماہ بعد اگست میں کور کمانڈر کا کیمپ ہاؤس قرار دیا گیا تھا. یعنی اس طرح اور بھی ان علاقوں کو جن کے اوپر یہ شہری گئے احتجاج کرنے کے لیے, کیا یہ ممنوعہ علاقے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ اٹھایا گیا. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو 1.5 سال سے 2 سوال پینڈنگ چل رہے ہیں. یعنی یہ فوجی عدالتوں والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں 1.5 سال سے ہے. اس پہ ثاقب بشیر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جون جولائی 2023 سے زیر التوا ہے. اکتوبر 2023 میں ایک فیصلہ آیا, دسمبر 2023 میں اپیلیں ہوئی, اب جنوری 2025 میں 2 سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں آئے. نمبر 1, ملٹری کورٹس کو 103 سویلینز کی حوالگی کیسے ہوئی, وجوہات کے ساتھ آرڈر کہاں ہے؟ اب یہ ہے بڑا سوال, کیونکہ فوج تو بندے گرفتار نہیں کر سکتی. ان بندوں کی گرفتاریاں کہیں نہ کہیں تو ہونی تھی, پولیس نے کرنی تھی یا کسی اور ادارے نے کرنی تھی, اور جب یہ گرفتاریاں ہونی تھیں تو ان کو ایک پروسیجر کے تحت فوج کی حراست میں دینا تھا یا فوج کے حوالے کرنا تھا. تو وہ پروسیجر کیا تھا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جواب, 1.5 سال ہو گیا لگ بھگ, ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. نمبر 2, کس بنیاد پر کس نے طے کیا یہ کیسز سویلین کورٹس میں جائیں گے اور باقی 103 ملٹری کورٹس میں جائیں گے؟ اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نقطہ میں نے بھی پہلے اٹھایا تھا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ 103 بندے اٹھا کے ملٹری کورٹ میں دے دیے اور باقی 10,000 کے قریب بندہ تھا وہ پکڑ کے جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا. ان کے کیسز وہاں چل رہے ہیں. یعنی یاسمین راشد صاحبہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہے, اعجاز چودھری صاحب ملٹری کورٹ میں نہیں ہے, محمود رشید صاحب ملٹری کورٹ میں نہیں ہے, عمر چیمہ صاحب ملٹری کورٹ میں نہیں ہے. یہ جو خواتین خدیجہ شاہ چھوٹ کے آئی ہیں, سنم جاوید چھوٹ کے آئی ہیں, یہ طیبہ راجہ چھوٹ کے آئی ہیں, باقی اور بہت ساری بھٹا صاحبہ اور بہت بے شمار لوگ ہیں, نام ہی نہیں مجھے یاد رہتے, لیکن یہ تمام خواتین یہ کوئی بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہے. اور بہت سارے مرد حضرات ہیں جو سارے گرفتار ہوئے ہیں, ضمانتیں کرا کرا کے چھوٹے ہیں, یہ بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہے. تو یہ جو 10,000 کے قریب بندہ گرفتار ہوا یہ ملٹری کورٹ میں کیوں نہیں گیا, اور وہ 103 جو ملٹری کورٹ میں گئے ان کے بیچ میں ڈیفرنشیٹ کیسے کیا گیا, کس بنیاد پہ کیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے, اس کا جواب آج تک نہیں آیا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, لیکن اس سے پہلے عامر مغل صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ایک چیز کی طرف نشاندہی کی.
उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक जिस मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई के मुलजिमान को सजा सुनाई है, इस कोर्ट की सरबराही लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बटालियन के हैं। ये 54th इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बटालियन, इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। अब कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के कर्नल साहब की कानून और अदालती उमूर पर, यानी वो कह रहे हैं जी हम तो सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं इसके ऊपर के इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग के एक कर्नल साहब हैं, वो कैसे अदालतों की सरबराही कर सकते हैं और वो इसके अंदर फैसले दे सकते हैं। तो ये एक और टेक्निकल नुक्ता है जो उठाया गया है। एक और चीज है जो जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछी है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जीएच के ऊपर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई हैं। कराची में एक कोरियन तैयारा तबाह किया गया, वहां पे भी शहादतें हुई हैं। ये जो तैयारा तबाह किया गया था ना कराची के अंदर, ये बहुत बड़ा अटैक हुआ था, ये आपको याद होगा, कराची में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, केसेस का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं भेजा गया, डेटा फराहम करें। अब ये बड़ा आम सवाल है कि जहां पर रियल टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने आके जीएचक्यू के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने आकर अटैक किया मेहरान एयरबेस पे, इन दहशतगर्दों का ट्रायल जज साहब के बकौल हो गया दहशतगर्दी की अदालतों में। इनको भेजा नहीं गया, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्यों नहीं भेजा गया। अब ये जो सिविलियन है इनको क्यों भेजा गया, यहां पे ये सवाल एक बहुत बड़ा उठ जाता है। एक नादरीन खबर और है, और ये खबर मैं आपको सुना रहा हूं। खबर तो अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे ही है। मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं कि इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा महंगाई की है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेस इस हुकूमत ने लिए हैं। 16 रुपए वाली बिजली को ये 60 रुपए से ऊपर लेकर चले गए हैं। गैस की कीमतों में लगभग 1000% तक इन लोगों ने इजाफा कर दिया है। यानी 10 गुना गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, 4 गुना बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, और पेट्रोल की कीमत भी लगभग 100 रुपया से ज्यादा लीटर इन्होंने बढ़ा दी है। ये सारा कुछ करने के बाद इन्होंने महंगाई का वैसे भी तूफान लगाया हुआ है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्सेस पाकिस्तान से हर जगह पे ले रहे हैं। इवन किसानों तक पे तो उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। इतना पैसा अवाम से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा कर्जे भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रफ्तार से कर्जे लेने का जो रिकॉर्ड है वो शहबाज शरीफ साहब ने तोड़ दिया है। यानी जितना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल के अंदर ले लिया है, इतना कर्जा पाकिस्तान ने दहाई के अंदर नहीं लिया होगा। तो टका के इन्होंने कर्जे लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे लिए हैं। आईएमएफ और पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा मुआहिदा इन्होंने किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है और अभी मजीद आ रहा है। अब इसके बावजूद जो फिगर अब मैं आपको बताने लगा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि ये माली साल चल रहा है ना, ये आपका 1 जुलाई को शुरू हो जाता है। तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक इसकी पहली 6 माही होती है, या शिशमाही होता है, या 6 माह पहले इसके जो होते हैं, 2 छमाहियां गुजर गई हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 महीने का होता है। लेकिन ये 6 माह पहले जो है इसकी कारकर्दगी आप देखें। 6 माह के दौरान हुकूमत 1100 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 148 अरब खर्च कर पाई है। अंदाजा करें, ये 1100 अरब के तरक्याती बजट थे कि इसको तरक्याती मंसूबों पर लगाना है, लेकिन अवामी तरक्की पर लगा कितना, 148 अरब। अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल फुल चल रहे हैं, तनख्वाहें फुल मिल रही हैं, मीडिया को फुल पैसा खिलाया जा रहा है, जहां जहां लॉबिंग है वहां पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन अवामी तरक्की और फलाह के ऊपर पैसा खर्च करने पे आए तो 1100 अरब में से सिर्फ 148 अरब खर्च किए गए। और ये किया क्या जाएगा, जब साल खत्म होने वाला होगा तो अचानक पैसा जारी कर दिया जाएगा एमएनएस की स्कीमों के लिए, जहां से बेशुमार कमीशन वो लेकर खा जाएंगे। ये ऐसे ही होता है हमेशा, यानी इसी पैसे को बाद में कमीशन में डाल देंगे। अब मैं हैरान होता हूं कि जब पैसा खर्च भी नहीं कर रहे तो पैसा जा कहां रहा है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। ज़र मुबादला के ज़खायर भी उतने नहीं बढ़ रहे, पैसा हर एक से इकट्ठा भी कर रहे हैं, अवाम को भी नचोड़ के रख दिया है, बाहर से भी बेशुमार कर्जा ले रहे हैं, तरक्याती मंसूबों पर भी नहीं लगा रहे, तो ये पैसा जा कहां रहा है। यानी कुदरती आफात के संगीन खतरात के बावजूद मौसमियाती तब्दीली डिवीजन 5.26 अरब के बजट में से सिर्फ 11.3 करोड़ खर्च कर पाई है, और ये डॉन की रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें मुजम्मिल हसन साहब ने एक नुकता उठाया, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जिसके वसाइल भी कम हैं और बहुत सारे तरक्याती फंड जारी भी नहीं किए गए, इसके बावजूद 80 अरब की रकम पहले 6 माह में खर्च की है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार तरक्याती अखराजात में उनके हालात आप नोट कर लें कि 6 माह में 1100 अरब के बजट में से सिर्फ 148 अरब खर्च किया है। 6 वजारतें तरक्याती बजट में से एक ढेला भी खर्च नहीं कर पाई। ये पैसा लूटेंगे और क्या करेंगे।
इनका तरीका वारदात यही है और यही हमेशा ये करते हैं, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में कहां पहुंच गया है। जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं ना हमें, उन मुल्कों से भी नीचे। बाद में इस पर बात करते हैं, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।